हेलो एवरीवन। देखिए, आज हमारी क्लास नंबर है 9 और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 8 क्लास तक। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ का स्टेटमेंट। जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करना है उसके लिए हमें एक टर्म चाहिएगी और उसका नाम है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले एरिया वेक्टर को समझ लेते हैं। देखो, एरिया वेक्टर जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। वैसे तो एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, बट हम इस यूनिट के अंदर उसको वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसके आगे वेक्टर लगा दिया है हमने, तो वो होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। अगर कोई भी सरफेस लिए तो उसके हमेशा हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर। और हमेशा क्या लेना है, उसको आउटवर्ड कंसीडर करना है। ये हम थोड़ा सा इसमें अजम्पशन करके चलेंगे। जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है, जो भी सरफेस है हमारे पास उसके परपेंडिकुलर लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, आउटवर्ड की तरफ हम उसे कंसीडर करेंगे। जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है हमारे पास, ये हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है और हमसे पूछा जाए कि इसका जो एरिया वेक्टर है किधर होगा। तो एरिया वेक्टर वैसे हमें लेना है, देखो एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है। तो एरिया वेक्टर ये भी है और एरिया वेक्टर ये भी है, तो क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, बट ये इनवर्ड है, अंदर की ओर है, और ये आउटवर्ड है। तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, आउटवर्ड। एक तो पहली बात क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो, दूसरा आउटवर्ड हो, वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम काफ़ी बार एन कैप का यूज करेंगे। और एन कैप का यहाँ पर मतलब है एक तो नॉर्मल है, दूसरा यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये वाली। तो अगर हमें एन कैप दिखता है तो एन कैप का मतलब है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जिसकी जो डायरेक्शन है वो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ली जाएगी। तो याद रखेंगे, एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन कंसीडर करनी है, एक तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, दूसरी आउटवर्ड हो, वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे डेरिवेशंस में। जैसे ये तो प्लेन सरफेस है, अगर मान लो कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हमारे पास आ जाती है तो हम कैसे कंसीडर करेंगे उसको। जैसे कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हमारे पास आ गई और हमसे पूछा जाता है कि ये बताओ, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स मान लेंगे। एरिया एलिमेंट्स का मतलब है छोटे छोटे पार्ट से, ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स इसमें हैं और उससे ये सरफेस बनी हुई है। ये कैसी सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। कैसी सरफेस है ये, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। अब ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो हमें क्या करना है, एरिया वेक्टर हमेशा हमें पता होना चाहिए कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा एक तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा आउटवर्ड होगा। दो चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो एक तो हम देखो परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये एरिया वेक्टर हो गया, और आउटवर्ड तो है ही है इस सरफेस के। तो ये एरिया वेक्टर किसके अंदर डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो कि ये इस तरह से आ जाता, ये अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता तो हम क्या करते, तो हम क्या करते, देखो एक तो इधर भी हो सकता था लेकिन हम ले लेंगे उसके आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती, इस तरह से। तो इस तरह से जहाँ भी हमारे पास एरिया एलिमेंट आएगा तो हम उसको इस तरह से कंसीडर करते जाएंगे। जैसे ये है तो आउटवर्ड ले लेंगे। ये सारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस हैं। तो एरिया वेक्टर क्या है, कुछ नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमको एक बात याद रखनी है कि जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करनी है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको पूछूं, दो डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे कि एक डायग्राम हमारे पास ये है और मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और सारी ही नॉर्मली है, ये परपेंडिकुलर है इससे, और ये देखो ये सारी परपेंडिकुलर है, इतनी काफ़ी है। एक तो सरफेस ये है, एक हमने क्या किया, सरफेस एरिया बड़ा कर दिया और इसके अंदर हमने देखा
तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि जो पहली सरफेस है हमारे पास और ये दूसरी सरफेस है, पहली सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही है जो कि परपेंडिकुलर भी है। देखो 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास, चलो इसको हटा देते हैं एक बार, इतना काफ़ी है। तो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, 4। और इसमें 1 2 3 4 5, और हम इसको भी हटा देते हैं। तो इसमें कितनी पास हो रही है, 5। और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा कि अगर हम फाई की डेफिनेशन बनाएं तो हमारे पास होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एरिया या सर प्लेन थ्रू ए एरिया नॉर्मली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जितनी भी पास हो रही है उसके अंदर, वही उसका क्या होगा, यही इसका क्या है, फ्लक्स, और यही इसका क्या है, फ्लक्स। तो इसका जो फ्लक्स है वो है 4 और इसका जो फ्लक्स है वो है 5। मतलब हमारे पास डेफिनेशन तैयार हो गई है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एरिया नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक तो डेफिनेशन हमारे पास ये साफ साफ रही। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, कि किसी भी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी भी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक तो हमारे पास ये आ गई है, एक हम फॉर्मूले से बनाएंगे जो कि थोड़ी देर बाद बनाएंगे। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि हमने क्या देखा, हमने पहली बात देखा कि फाई जो है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। जैसे कि हमने अभी डायग्राम बनाया था, हमने एक डायग्राम बनाया, उसके अंदर माना कि ये 1 और 2 ही लाइन पास हो रही है, और एक डायग्राम हमने बनाया और इसके अंदर हमने बोला कि 1 2 और 3 पास हो रही है। तो फाई इसके लिए 2 है और फाई इसके लिए 3 है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है इसमें, 2, और इसमें कितनी, 3। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होंगी उतना उसका फाई ज़्यादा होगा। नंबर 2 हमने ये भी देखा, जैसे कि इसका एरिया ये है, इससे बड़ा एरिया अगर हम ले लें तो हमने देखा कि इसमें 1 2 और 3 पास हुई, तो चूंकि एरिया बढ़ चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज़्यादा पास होगी। मतलब यहाँ देखें तो इसका फ्लक्स है 3 और यहाँ इसका जो फ्लक्स है कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। मतलब फ्लक्स जो है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने क्या बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया है। तो इसलिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। तीसरी बात है हमारे पास, तीसरी बात देखो, जैसे कि हमारे पास एक तो इस तरह से रखा है कोई सरफेस और एक हमारे पास इस तरह से कोई सरफेस रखा है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो बताओ इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हुई, 2। तो इसका फ्लक्स कितना है, 2। इसका फ्लक्स कितना है इस सरफेस का, नंबर 2 और नंबर 1। चूंकि इसमें से तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हुई है तो इसका कितना है, 0। इसका कितना है, 0। और ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो अगर हमें इसको एरिया वेक्टर बनाना है तो हमें पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसे होती है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखें तो अब देखो ये ऐसे है तो यहाँ 90 बना, और यहाँ देखें तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ जो बना ये 0 डिग्री बना। मतलब हम देखें कि कॉज ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें 0 डिग्री पर तो मैक्सिमम हो और 90 डिग्री पर वो मिनिमम 0 हो जाए। तो ऐसा एक ही फंक्शन है और वो है कॉस। इसका मतलब इसको देख के हमने बताया कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है, कॉस थीटा के। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये अगर जो सरफेस एरिया है हमारी इस तरह से अरेंज है और एक हमारे पास इस तरह से अरेंज है, तो हमने देखा 0 डिग्री के एंगल होने पर फाई की वैल्यू ज़्यादा होती है, 90 डिग्री के केस में फाई की वैल्यू 0 होती है। और ऐसा किस पे होता है, कॉस पे। इसका मतलब फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस पे। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। अगर हम तीनों को मिला दें तो हमारे पास आएगा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा। और इस समानुपाती प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं के, और उसकी वैल्यू होती है 1, और उसको हटाने के बाद वो 1 होती है उसकी वैल्यू। इसकी वजह से वो हो जाता है ए कॉस थीटा। और हमें अच्छे से पता है कि कभी भी दो चीज़ों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसका होता है ए बी कॉस थीटा। तो हम ए बी कॉस थीटा को देख के हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, इस तरह से। तो हमने देखा कि जो फाई है वो किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा एरिया वेक्टर का। तो एक डेफिनेशन हमारी यहाँ से भी तैयार होती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और दूसरा हमने पहली डेफिनेशन क्या लिखी थी, वो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही थी, तो हमने लिखा था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लेन सरफेस के केस में हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है फाई का जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो आया है ई ए कॉस थीटा। तो इसके हिसाब से हम इसके यूनिट और डायमेंशंस पे बात करते हैं। जैसे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो फाई की जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, हमने पिछले देखो हम यूनिट नंबर अभी इसी में पढ़ रहे हैं कि ई का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ बटा क्यू। तो एफ की यूनिट तो न्यूटन है और क्यू की इसकी क्या है, न्यूटन बटा कूलाम। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, न्यूटन बटा कूलाम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। कॉस थीटा की तो कुछ होती नहीं है तो हटाओ इसको। तो एक यूनिट हमारे पास निकल कर आ गई है न्यूटन बटा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। आगे चल के हम यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ से अभी देख लेते हैं कि बी बाई डी के फॉर्मूला के बराबर होगा। क्या है, हमने ये फॉर्मूला हमारे यूनिट नंबर 2 में आएगा। और यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वो उसमें क्या रिलेशन होता है, हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो अभी हम फॉर्मूला याद रख लेते हैं। तो पोटेंशियल जो होता है उसकी यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की तो हमें पता है मीटर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और बनकर हमारे पास आ गई है और उसका नाम है वोल्ट बाई मीटर। तो अगर हम इसकी दूसरी यूनिट बताएं तो फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, वोल्ट बटा मीटर। एरिया की क्या हो गई, मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया तो फाई बराबर कितना आया, वोल्ट इंटू मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली यूनिट एग्जाम में बार बार आती है, तो याद रखना वोल्ट इंटू मीटर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे आया, हमने ऐसे देखा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, बीमा की। देखो डायमेंशन बड़ी सिंपल है, ये हमें पता है न्यूटन की क्या होती है फॉर्म। देखो ये फॉर्म न्यूटन से क्या है, इसकी बीमा होती है m1 L1 T-2। 11th में बहुत अच्छे से हमने सीखा है इसको। कूलाम की तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं यूनिट, इसी यूनिट में A1 T1 होती है। मीटर स्क्वायर की सबको पता है कि AL2 होती है। देखो फोर्स की किसी को निकालना नहीं आती तो एक बार और सुने अच्छे से, बाकी ये याद हो जानी चाहिए थी कि जो इसकी होती है वो तो m1 हो गई है। त्वरण का फॉर्मूला होता है A बराबर dV बाई dt, मतलब मीटर बटा सेकेंड, या इसको हम लिखते थे d2x अपॉन dt2, विस्थापन का डबल डिफरेंशिएशन। तो A की जो आ गई वो आ गई क्या, हम देखें अगर हम अच्छा ये तो ऐसे हुआ A बराबर कितना होता है dV बाई dt। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर बटा सेकंड, और इसकी क्या होती है सेकंड। तो क्या बन गया, इसकी यूनिट मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो इसकी क्या हो गई L1, 1 मीटर की L1, और इसकी क्या हो गई T2। तो इसकी यूनिट हो गई L1 T-2। ये 11 का पोर्शन है जो हमें याद होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। L1 T-2, तो इसको पूरे को मिला दें अगर हम, तो M1 L1 T-2 इज ए यूनिट ऑफ फोर्स। और वर्क की यूनिट भी याद कर लेते हैं हम, क्योंकि फोर्स को डिस्टेंस से ही तो गुणा करना है, तो इसलिए L1 की जगह वहाँ पर L2 T-2 आ जाता है। ये बार बार आता रहेगा, इसलिए हमें इसकी अच्छी से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब हम इसकी यूनिट निकाल देंगे सॉल्व करके। तो देखते हैं, M1 है एक ही है, ये रहा बस। L1 कितने हैं, एक ये रहा, L3 हो गया। T अगर ये प्लस का 1 है, ऊपर आएगा तो -1, तो T-3 हो जाएगा, और A भी ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो M1 L3 T-3 A-3 इज अ डायमेंशन ऑफ अ फाई। तो हमने यूनिट पढ़ लिया है, डायमेंशन पढ़ लिया है। तीसरी बात, चूंकि जो फाई है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, और किसी का भी डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ये हमारे पास 11th का ही एक टॉपिक है वेक्टर, उसमें पढ़ते हैं हम। पर फिलहाल हमें याद रखना है अब कि कभी भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें क्वांटिटी कैसी प्राप्त होती है, स्केलर अदिश राशि मिलेगी। यूनिट हम निकाल लिया अच्छे से, ये याद रखना दोनों कैसे निकली है।
डायमेंशन फोर्स की याद रखना होती है m1L1T-2 और वर्क की m1L2T-2। तो उस हिसाब से फोर्स रख दिया, चार्ज रख दिया और मीटर स्क्वायर रख दिया, तो ये पूरा सॉल्व होके हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर हमने देखो डेफिनेशन देख ली है और उसकी यूनिट देख ली, डायमेंशन देख ली, कौन सी क्वांटिटी है वो भी देख ली है। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं ये जो भी सरफेस थी अभी तक वो हमारे पास प्लेन सरफेस थी। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस आ जाए हमारे पास, इरेगुलर सरफेस आ जाए जैसे कि इस टाइप की सरफेस, तो हम कैसे निकालेंगे उसका फाई। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से क्या मान लेंगे, एरिया एलिमेंट्स मान लेंगे इस तरह से, और उसको हम नाम दे देंगे डी ए। तो अगर इसके जैसे इसमें एरिया वेक्टर निकालना है तो वो डी ए की डायरेक्शन तो ऐसे होगी, हमने अभी अभी पढ़ा, क्योंकि डी ए हमेशा, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे ही इसमें अगर मान लो इधर बनाना है तो हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखो इसका डी ए वेक्टर ऐसे हो जाएगा। डी ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस पूरी सरफेस का छोटा सा पार्ट है। ये कौन सी सरफेस चल रही है हमारे पास, फोर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, फोर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, असमरूप सतह है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स मानेंगे जिनको हम बोलेंगे एरिया एलिमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे हम, एरिया एलिमेंट्स, क्षेत्रफल, और उसकी डायरेक्शन हम ऐसे शो कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे हम। अच्छा, अब इसका फाई कैसे निकालेंगे इस सरफेस का, तो हम लिखेंगे फाई। दूसरी बात, इसे बहुत सारे होंगे तो हम क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो टोटल को दिखाता है। तो ऐसे एरिया एलिमेंट्स को सबको जोड़ देंगे तो इस पूरे सरफेस का क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो हम देखा कि फाई जो है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता था, ई वेक्टर डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है, एरिया वेक्टर हमने क्या, एक का क्या माना है, डी ए। तो ऐसे काफ़ी सारे होंगे और उनका सबका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। दूसरी बात, ये सरफेस पूरी बंद है, क्लोज सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पे एक ऐसा गोला लगा देते हैं। तो ये जो फाई होगा ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये इंटीग्रेशन है और ये टोटल को दिखा रहा है। और ये जो ये सर्कल बना हुआ है इस इंटीग्रेशन पे, ये किसको दिखा रहा है, क्लोज सरफेस को। किसको, क्लोज्ड सरफेस को। अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है जैसे कि हमने पढ़ा, तो हम सीधा ही निकाल देंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये किसके लिए है, प्लेन सरफेस, और ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे। अच्छा, हम मान लो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है कहीं, ये देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। चलो एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हमें क्या सीखने को मिला, हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, यूनिट, डायमेंशंस, स्केलर क्वांटिटी है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स का क्या मतलब है, देखते हैं। अब देखो, अगर हम इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स की बात करें तो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स में क्या है, जैसे कि वही नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है हमारे पास, और नॉन यूनिफॉर्म सरफेस में हमने एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट हमने ये मान लिया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही है दोनों ही केसों में, बट ये पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा तो वो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में थीटा एंगल है। तो यहाँ देखने से ही पता चलता है जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रही है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो जो उसका फाई होगा, क्योंकि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, और उसमें आता है कॉस थीटा मतलब कॉस, और कॉस अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए फाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये जो है हमारे पास क्योंकि आउटवर्ड लाइन नहीं है, तो इसलिए जो आउटवर्ड फ्लक्स है हमारे पास, आउटवर्ड जो निर्गत फ्लक्स है हमारे पास, निर्गत फ्लक्स जो है हमारे पास वो कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। इस केस में हमने देखा, इस वाले केस में यहाँ देखें तो थीटा की वैल्यू है 90 से बड़ी। देखो यहाँ पर दिख रही है, ये रहा इलेक्ट्रिक, ये रहा एरिया वेक्टर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये 90 से बड़ा है तो वही फाई बराबर फॉर्मूले में आता है ये कॉस थीटा। अब चूंकि इसमें आ चुका है कॉस, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। अगर कॉस नेगेटिव हो गया तो फाई भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये इनवर्ड है लाइन, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निवेशी फ्लक्स। तो हमारा पॉइंट बना कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो तो पॉजिटिव होता है, रीजन थीटा की वैल्यू 90 से कम है, और अगर हमसे पूछा जाता है कि इनवर्ड फ्लक्स कैसा होता है तो वो नेगेटिव होता है, रीजन क्या है, थीटा की वैल्यू 90 से
ज़्यादा है, और यहाँ पे आके हमारा फ्लक्स कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं गाउस लॉ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं गाउस लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। जैसे कि हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, हमने माना कि ये कोई भी क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर माना कि प्लस Q1 है, चार्ज काफ़ी सारे हैं, प्लस Q3 है ना, प्लस Q4, माना बहुत सारे चार्ज, और हमने बोल दिया प्लस n तक है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ ये कहता है कि जो इस ये कैसी सरफेस है, हमारे पास क्लोज सरफेस है, और ये जितने भी चार्ज हैं सारे, वो सारे इनक्लोज्ड है, बंद है, इनक्लोज्ड। और किसके द्वारा बंद है? इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, ठीक है। तो गाउस ने बोला, गाउस ने बोला कि जो फाई होगा इस बंद सरफेस से निकलने वाला निर्गत जो भी फ्लक्स होगा, वो होता है इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है वो, और 1/ε का टाइम्स। देखो गाउस ने बोला भाई इसके अंदर कितने चार्ज है, सारे चार्जेस का क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। तो यहाँ पर बड़ा लिया हमने क्यों, तो ये देखो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn तक, और ये हो गया हमारे पास ε0। तो जितनी हमारे पास जो भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितने भी चार्ज है, उन सबका क्या करना है, हमको एल्जेब्रिक सम करना है, और उसमें ε0 का डिवाइड कर देना है। तो उस बंद सतह से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी फाई बराबर समेशन Q बटा ε0। ये बोला गाउस ने। अब गाउस का स्टेटमेंट कैसे देना है हमको, क्योंकि हमें स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, इसी को बना देते हैं। देखो ये जो है हमारे पास ये फाई, तो ये जो फाई लिखा है वो लिखा है 1/ε0 समेशन ऑफ Q। मतलब हम देखें तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्योंकि ये बंद सतह से ही चल रहा है, थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। और ये जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज जो है वो किसके द्वारा बंद है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। हिंदी में कैसे बोलेंगे, किसी भी बंद सतह से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। दोबारा सुनेंगे एक बार, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो हमें लिखना पड़ेगा कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। इंग्लिश हो गया। हिंदी में किसी भी बंद सतह से निकलने वाला फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। ये है गाउस का स्टेटमेंट। अगर इसके अंदर मान लो कि अगर डाइपोल रख दिया जाए, जैसे कि प्लस Q, और बोला कि इस बंद सतह के अंदर माइनस Q रख दिया है, तो हमें पता है इसका जो नेट चार्ज आने वाला है वो तो कितना आएगा, 0। ये हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी जानते हैं प्लस Q माइनस Q 0 हो जाएगा। तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा उसका मान होगा समेशन Q बटा ε0। इसकी वैल्यू 0 है, ये है। तो अगर हमारे पास, तो पूरे का मान कितना जाएगा, 0। तो किसी भी बंद सतह में अगर डाइपोल रख दिया जाता है तो उसका उससे जो भी फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो गाउस ने क्या बोला कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ये सब हमारा गाउस का स्टेटमेंट हो गया है। अच्छा, हमारे पास फाई की एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, और इससे पहले जो फाई हम पढ़कर आए, जो कि फ्लक्स की डेफिनेशन से हमने पढ़ी, वो हमने पढ़ी थी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या पढ़ी हमने, जो फाई की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी भाई, ये तो बोला गाउस ने समेशन ऑफ Q अपॉन ε0, और हमने अभी एक पढ़ा कि फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इस पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं ऐसे। ये लो, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो फाई बराबर क्या हो गया हमारे पास कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन ε0। इसको हम गाउस की एप्लीकेशंस में यूज करेंगे।
और ये ही इसी का यूज करते हुए सारी एप्लीकेशन हम सॉल्व करेंगे। तो ये था गाउस लॉ, गाउस का स्टेटमेंट क्या है। अब हम करेंगे प्रूफ ऑफ गाउस लॉ और गाउस की मदद से कूलॉम लॉ को प्रूफ करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए हम गाउस लॉ के प्रूफ को पढ़ते हैं। गाउस लॉ के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस का अज्यूम करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। क्या बोलेंगे उसको? गाउसियन सरफेस। हिंदी में से बोलेंगे गाउसीय सतह है, गाउसीय सतह। और ये क्या होती है? एनी हाइपोथेटिकल सरफेस इज इनक्लोज्ड चार्ज, जैसे कि मानो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक इनक्लोज सरफेस कर दिया है। चार्ज के चारों तरफ हमने एक सरफेस मान ली है, इसको ही बोलेंगे हम गाउसियन सरफेस। और चूंकि हमने इमेजिन की है इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में भी लिखते हैं एनी हाइपोथेटिकल, एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल सरफेस चार्ज इज इनक्लोज्ड, चार्ज इज इनक्लोज्ड, जिसका कोई भी ऐसी सरफेस जो चार्ज को चारों तरफ घेरे हुए रहती है। तो ये यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है प्लस क्यू, और इसके चारों तरफ हमने एक सरफेस मान ली है जो कि हाइपोथेटिकल सरफेस है, इसलिए इसे गाउसियन सरफेस बोलते हैं। और उससे आर दूरी पर हमने क्या किया, एक एरिया एलिमेंट मान लिया। ऐसे काफ़ी सारे एरिया एलिमेंट्स होंगे इसके पास, ऐसे ऐसे उससे ये पूरा सरफेस स्फीयर बनाए। तो हमने एक एरिया एलिमेंट मान लिया है और ये रहा वो एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक तो आउटवर्ड होती है, एक तो आउटवर्ड होती है जो कि डी ए वेक्टर है, दूसरी परपेंडिकुलर होती है। अब इस पे हम चार्ज मान लेते हैं, चलो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, चलो ये भी हो गया हमारा। और ये दूरी मान लेते हैं आर। तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू और दो चार्ज अगर दोनों के बीच की दूरी आर है तो कूलॉम के नियम के हिसाब से एफ वेक्टर कितना आएगा, के क्यू इंटू में क्यू नॉट, बड़ा ही मान लेते हैं इसको क्योंकि वो भी बड़ा है, क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इसको अगर यूनिट वेक्टर से गुणा कर दे तो इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमें ये पता है अच्छे से, प्लस चार्ज अगर है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट। एफ वेक्टर ये रहा ऊपर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू आर कैप अपॉन में क्या, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिर्फ हम ये लिखेंगे के क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो हमने देखा, सबसे पहले एक चार्ज लिया, चार्ज के चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस मानी जो कि हाइपोथेटिकल सरफेस है, उसको बंद कर दिया चार्ज के चारों तरफ। उससे इसके आर दूरी पर एक एरिया एलिमेंट जिसका नाम है डी ए, और उसके वेक्टर की डायरेक्शन ये बाहर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर, और हमने यहाँ से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है। अगर हमसे पूछे कि फ्लक्स कितना है अवर एलिमेंट्स, फ्लक्स अवर एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट पे फ्लक्स कितना है, तो हम लिखेंगे डी फाई, क्योंकि स्मॉल की बात हो रही है, और वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे। और दूसरी बात ई और डी ए, देखो ये रहा ई और ये रहा डी ए, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब इसको खोलेंगे वेक्टर फॉर्म को तो हम लिखेंगे ई डी ए कॉस 0। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन लास्ट में लगाएंगे हम। ई वेक्टर डॉट डी आया, ई डी ए कॉस 0, तब टोटल कर रहे होंगे तब हम इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो जो डी फाई आया वो आया ई इंटू डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये हमारा सिर्फ एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स आया है डी फाई। अब ऐसे काफ़ी सारे डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई होंगे, उन सबको हम कर देंगे टोटल, और वही उसका होगा नेट फ्लक्स। तो हम नेट फ्लक्स निकाल देते हैं हम। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो नेट फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फाई बराबर क्या करेंगे, जितने भी डी फाई आए उन सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम लिखेंगे नेट फ्लक्स अब इंटायर सरफेस, पूरी सरफेस की बात हम कर रहे हैं, इंटायर सरफेस ऑफ स्फीयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डी फाई आए हैं सबका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो क्या आया था हमारे पास, ई इंटू डी ए आया था। ई तो कांस्टेंट है क्योंकि देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज से सारे एरिया एलिमेंट्स की दूरी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर, आर 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 है, इसलिए ई सबके लिए क्या रहेगा, सेम, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया। और ये क्या आ गया, डी ए। और अगर ऐसे डी ए डी ए डी को सबको मिला दे तो वो बन जाएगा स्फीयर, बन जाएगा, और उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये सारा डी आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो फाई आया वो कितना आया,
फाइव बराबर ई इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ पे हमको अच्छे से समझ आ गया। और ई की वैल्यू हम समीकरण 1 से लिख देंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में हमने ई की वैल्यू क्या लिखी थी, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो फाइव बराबर कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ तक हमको समझ आ गया ये। अब देखो यहाँ पे ये आर स्क्वायर कट गया, और के को क्या लिख सकते हैं हम, भाई हमारे पास आ रहा है ना के इंटू क्यू, इंटू में क्या आ रहा है 4 पाई, और के को हम लिख सकते हैं, हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कटा, और क्या आया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यही तो था वो जो इनक्लोज सरफेस बनाई थी हमने, उसके अंदर चार्ज कितना बैठा हुआ था, प्लस क्यू। और यही तो है गाउस लॉ का स्टेटमेंट कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स। और हमने इस तरह से गाउस लॉ को प्रूफ कर दिया है। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने काम फोर्स निकाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद हमने डी फाई और जितने भी डी फाई उनका इंटीग्रेशन करके फाई, और ये सारा हमने निकाल दिया है। ये सब हम जानते हैं। अब ये था प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। हमने गाउस लॉ पढ़ लिया है, गाउस का प्रूफ भी पढ़ लिया है। अब हम चाहते हैं कि कूलाम के नियम की मदद से गाउस की मदद से कूलाम्स लॉ को प्रूफ करें। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा आज का, और वो है कूलाम्स लॉ निकालना है हमें गाउस की मदद से। अब देखो, इससे पहले हमने क्या किया था, गाउस का लॉ प्रूफ किया था कूलाम के नियम की मदद से। हम उल्टा करेंगे, अब गाउस का लॉ लेके चलेंगे और कूलाम्स का लॉ प्रूफ करेंगे। तो हम कर लेते हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा। जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्फीयर मान लिया जिसकी रेडियस हमने बोली कि कैपिटल आर है, और उसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी सरफेस पे। अब हमने क्या किया कि इससे आर दूरी पर एक पॉइंट माना पी, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अगर गाउस लॉ को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे, जो कि हमने बना दी ऐसी। अब इस पर हमने प्लस, यहाँ पर देखो ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर हमने मान लिया प्लस क्यू नॉट चार्ज है। ये जो दूरी है वो आर मान ली है, ये पॉइंट हमने ओ मान लिया है। तो हमें पता है गाउसियन सरफेस मानने के बाद हम क्या मानते हैं, एरिया एलिमेंट्स मानते हैं। और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ये आउटवर्ड तरफ होगी। और चूंकि प्लस है, और प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो भी आउटवर्ड होता है। तो ई और डी ए के बीच में वापस से एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया है। ओके, तो अब हम गाउस लॉ को ही लेके चलेंगे। तो गाउस लॉ का क्या मतलब था, तो गाउस लॉ ने बोला था भाई कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो था, बराबर में क्या था, समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर हम देखें इस एरिया एलिमेंट्स में, तो ई और डी ए के बीच में थीटा एंगल है, वो सॉरी 0 एंगल है। तो हम क्या करेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और इसके अंदर, इस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जो पहले चार्ज था वो इसके अंदर भी है, तो इसलिए इसके चार्ज अंदर आ गया क्यू, और नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कौन से सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, जितने भी एरिया एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये बाहर आ गया, और ये डी ए आ गया, बराबर में कितना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ई जो है और डी ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, और देखो ये वाली जो रेडियस है वो है आर, तो आर का स्क्वायर, और क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बटा क्यू नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो होगा एफ बटा क्यू नॉट इंटू में क्या, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो कूलाम्स लॉ प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें एफ चाहिएगा, तो हम एफ को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। चलिए देखो, इस क्यू नॉट को उधर भेजेंगे आप, तो क्यू इंटू क्यू नॉट हो गया, और ये 4 पाई, देखो आर स्क्वायर नीचे आएगा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ऐसे। तो हमने देखा कि अगर हम क्या करें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ रख लें, क्या करें कि हम ऐसे कर ले इसको, देखो इसको यहाँ कर लेते हैं हम, चलो मिटा लेते हैं ऊपर वाली स्टेप। अब हम क्या कर रहे हैं कि एफ बराबर, इनको 4 पाई को एक तरफ कर लेते हैं, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या, आर का स्क्वायर। और हमें पता है कि जो के होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एफ बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर का
स्क्वायर। और यही तो होता है, दो चार्ज अगर एक दूसरे से आर दूरी पे रखे हों, जैसे ये क्यू यहाँ पर क्या था, ये प्लस क्यू है, ये क्या है हमारे पास क्यू नॉट है, तो इनके बीच में जो चार्ज जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगेगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हमने गाउस लॉ की मदद से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे गाउस की एप्लीकेशंस, जो कि बोर्ड की नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हम उसे पढ़ेंगे कल। और अगर हम आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहे। थैंक यू।